आपको ये स्क्रीन दिख रहा है जो मैं लिखा हुआ है एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशिएशन। सही बच्चों को चलिए बहुत बढ़िया। तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। कल तो नहीं हो पाई थी, कल 2 अक्टूबर था जिसकी वजह से कल क्लास नहीं हो पाई। पिछले टर्म पे हमने आपको कॉस्ट के बारे में तो न्यूमेरिकल बता दिए थे। अब हम डिस्कस करेंगे रेवेन्यू के बारे में। तो आपको याद होगा रेवेन्यू से रिलेटेड भी हमने कुछ मेन बातें आपको बताई थी कि रेवेन्यू का फार्मूला होता है आर इज इक्वल टू पी और एक्स। एक्स पी क्या है प्राइस और एक्स क्या है क्वांटिटी सोल्ड या नंबर ऑफ सोल्डेड क्वांटिटी। तो हमने इसमें ये भी बताया कि अगर आपको मार्जिनल रेवेन्यू निकालना हो तो इस रेवेन्यू को हम डिफ्रेंशिएट कर देते हैं विद रिस्पेक्ट टू एक्स। फिर हमने एक चीज़ पहला पॉइंट ये बताया, दूसरा पॉइंट ये बताया, तीसरा पॉइंट हमने बताया था एवरेज रेवेन्यू निकालने का। तो एवरेज रेवेन्यू के लिए आर को एक्स से डिवाइड कर देंगे तो अपने आप जो पी निकलेगा वही आपका एवरेज रेवेन्यू होगा। सेकंड, फिर हमने फोर्थ पॉइंट आपको बताया कि मार्केट के बेस पर दो फार्मूले लगते हैं, एक तो प्योर कंपटीशन में और एक होता है मोनोपोली। प्योर कंपटीशन में जो प्राइस होता है, प्राइस डज नॉट डिपेंड्स ऑन एक्स, बट मोनोपोली में प्राइस हम ये कह सकते हैं कि प्राइस जो है वो प्राइस डिपेंड्स ऑन एक्स। तो मोनोपोली के केस में तो ये आपको क्वेश्चन में ध्यान रखना होगा कि वो प्योर कंपटीशन का है कि मोनोपोली। क्योंकि प्योर कंपटीशन के केस में अगर हम मार्जिनल रेवेन्यू निकालते हैं तो वो डी आर अपॉन डी एक्स लिखेंगे और जो डी आर अपॉन डी एक्स है उसका मार्जिनल रेवेन्यू आ जाएगा पी, क्योंकि एक्स का 1 हो जाएगा और पी क्या है कांस्टेंट, क्योंकि पी चेंज ही नहीं हो रहा है इसलिए पी क्या हो जाएगा कांस्टेंट। लेकिन पी डिपेंड्स ऑन एक्स मोनोपोली में, मतलब पी और एक्स में आपस में ये दोनों के दोनों बदलते रहते हैं। तो अगर हम मोनोपोली की बात करें और उसमें हम डिफ्रेंशिएट करें रेवेन्यू को, तो चूंकि आपके पास रेवेन्यू आर इज इक्वल टू पी एक्स दो चीज़ें हैं, तो पहला फंक्शन वैसे लिख लेंगे सेकंड फंक्शन का डिफ्रेंशिएशन प्लस सेकंड फंक्शन वैसे लिख लेंगे और पहले फंक्शन का डिफ्रेंशिएशन। तो मोनोपोली के केस में जो मार्जिनल रेवेन्यू होता है वो ये बनता है, और जबकि प्योर कंपटीशन के केस में मार्जिनल रेवेन्यू जो होता है वो पी इज इक्वल टू पी प्लस, जो प्योर कंपटीशन के केस में मार्जिनल रेवेन्यू जो है वो पी होता है, और जबकि मोनोपोली के केस में मार्जिनल रेवेन्यू पी प्लस एक्स और डी पी अपॉन डी एक्स होता है। तो ये चीज़ बहुत ही इम्पोर्टेंट है जो मैंने अभी आपको यहाँ पर बताया, क्योंकि क्वेश्चन को सॉल्व करते समय हमें ये चीज़ ध्यान रखनी पड़ेगी कि वहाँ पर एक्चुअल में दिया क्या है। तो जैसे जैसे हम इसके न्यूमेरिकल करेंगे वहाँ वो चीज़ें अपने आप क्लियर होती जाएंगी। आइए आगे का देखते हैं। अब इसी पर बेस्ड हम अब कुछ क्वेश्चंस करेंगे रेवेन्यू पर बेस्ड, तो आगे चीज़ें और आपको क्लियर हो पाएंगी। तो रेवेन्यू स्टार्ट होता है यहाँ से, ठीक है। देखिए पहला क्वेश्चन है हमारे पास कि एक डिमांड फंक्शन है, डिमांड फंक्शन ऑफ ए प्रोडक्ट। अब देखिए जब हम रेवेन्यू की बात करते हैं तब डिमांड फंक्शन आता है, जब कॉस्ट की बात करते हैं तो प्रोडक्शन फंक्शन आता है, ये याद रखना होगा आपको। जब रेवेन्यू की बात करेंगे तब डिमांड फंक्शन है। तो लिखा है क्वेश्चन में डिमांड फंक्शन फॉर अ प्रोडक्ट, डिमांड फंक्शन फॉर ए प्रोडक्ट इज given by function of product is given by p equal to 8,000
माइनस 20x माइनस एक्स क्यू, ये है डिमांड फंक्शन। ठीक है, अब आपको पूछ रहे हैं सिंपल सा, फाइंड मार्जिनल रेवेन्यू फंक्शन। मार्जिनल रेवेन्यू फंक्शन बताना है, तो बहुत ही सिंपल सी चीज़ है। हमें इसे सॉल्व करने के लिए क्या करना होगा, केवल हमें सिंपली डिफरेंशिएट कर देना होगा। तो हम लिखेंगे वी नो दैट मार्जिनल रेवेन्यू इज इक्वल टू डिफरेंशिएशन ऑफ रेवेन्यू। तो रेवेन्यू, आपको दिक्कत ये, यहाँ पर तो पी दे रखा है, रेवेन्यू की तो यहाँ बात ही नहीं हो रही, तो आपको यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, रेवेन्यू कैलकुलेट करना पड़ेगा। रेवेन्यू हम जानते हैं आर इज इक्वल टू होता है पी एक्स, और इस पी की जगह ये पूरा का पूरा फंक्शन लिख देना हो। तो ये जाएगा 8000 माइनस 20x माइनस एक्स क्यूब और मल्टीप्लाइड बाई एक्स। तो ये हो जाएगा 8000x 20x स्क्वायर माइनस एक्स की पावर 4। तो आपको क्वेश्चन में ध्यान देना होगा कि आपको रेवेन्यू दिया है कि प्रोडक्ट फंक्शन दिया है। जब कभी प्रोडक्ट फंक्शन दिया हो तब r इज इक्वल टू पी एक्स में p की जगह वो वैल्यू पुट कर देंगे तो आपको रेवेन्यू मिल जाएगा। ये सबसे इम्पॉर्टेंट बात है। कभी कभी क्वेश्चन में प्रोडक्ट फंक्शन, कभी कभी क्वेश्चन में मार्जिनल रेवेन्यू ही, कभी कभी क्वेश्चन में रेवेन्यू ही टोटल दे देते हैं, तो उस केस में हमें ये करना नहीं होता। लेकिन अगर कहीं नहीं दिया है तब हमें इस बात का ध्यान रखना होगा कि हम कैसे इसको चेंज करें। तो क्वेश्चन को रीड आउट करके ये क्लियर होगा। अब डी आर अपॉन डी एक्स, तो अब हमारे पास जो रेवेन्यू बना वो तो ये आ गया, ये है रेवेन्यू हमारे पास। तो इस रेवेन्यू को सॉल्व करने के लिए इसको एक्स के रिस्पेक्ट में हम डिफ्रेंशिएट करें। तो बच्चों हम यहाँ डायरेक्ट कर रहे हैं 800,000 माइनस 40x और माइनस 4x क्यूब, ये आपका निकला मार्जिनल रेवेन्यू फंक्शन। ये आपका बहुत सिंपल सा मार्जिनल रेवेन्यू फंक्शन आया। 4, ये एक्स की पावर 4 हो जाएगा और एक्स की पावर 3 एक्स स्क्वायर। मेरे ख्याल से ये चीज़ आपको समझ में आई होगी जो हमने यहाँ पर किया है। ये क्लियर हुआ कि नहीं बताइए। साक्षी जी टाइम से एडमिट होइए। तो ये इसमें हमने एक नई चीज़ सीखने को मिली थी। क्या हमें नई चीज़ सीखने को मिली कि अगर क्वेश्चन में प्रोडक्ट फंक्शन दिया हो और हमसे मार्जिनल रेवेन्यू पूछे तो हम कैसे निकालें। तो प्रोडक्ट फंक्शन से हम निकाल लेंगे रेवेन्यू और रेवेन्यू से हम निकाल लेंगे मार्जिनल रेवेन्यू। ये इसका एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में क्या खास बात आ रही है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर हम 2 लेते हैं और इसमें लिखा है टोटल रेवेन्यू रिसीव्ड फ्रॉम द, क्वेश्चन है टोटल रेवेन्यू रिसीव्ड फ्रॉम। अब रेवेन्यू कहाँ से आएगा, चीज़ों को सेल करके ही आएगा। रेवेन्यू फ्रॉम सेल ऑफ एक्स units, sale of x unit of product is given by r ब्रैकेट में x इक्वल टू 200 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 5। ये दे रखा है। ये क्या दे रखा है, एक रेवेन्यू दे रखा है। रेवेन्यू, अब देखिए क्वेश्चन को बहुत बारीकी से पढ़ना है आपको। इसमें देखिए रेवेन्यू फंक्शन दे दिया है। अब यहाँ पर आपको आर इजकल टू पी एक्स नहीं निकालना है। तो पहला पार्ट इनका है, यहाँ पर पहले पार्ट में ये हमसे पूछ रहे हैं पहले पार्ट में ये हमसे पूछ रहे हैं कि एवरेज रेवेन्यू बताइए, एवरेज रेवेन्यू बताइए। सेकंड पार्ट में हमसे पूछ रहे हैं मार्जिनल रेवेन्यू बताइए। थर्ड पार्ट में पूछ रहे हैं मार्जिनल रेवेन्यू एट x इक्वल टू 25 और इंटरप्रेट भी करिए, ये रिजल्ट को। नेक्स्ट है एक्चुअल रेवेन्यू।
दी एक्चुअल रेवेन्यू भी आपको बताना है। एक्चुअल रेवेन्यू फ्रॉम कहाँ से, फ्रॉम द सेल ऑफ 26th यूनिट। ये आपका है क्वेश्चन, 26th यूनिट। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं और समझते हैं ये कैसे हल होगा। देखिए, सबसे पहला आपका काम क्या है, ऑब्जर्व करना कि ये कॉस्ट का है कि रेवेन्यू का है। क्वेश्चन में रेवेन्यू 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 हर तरफ बात है, तो इसका मतलब ये रेवेन्यू का ही क्वेश्चन है। फिर हमने ये लिख लिया, जो भी आपका फंक्शन था वो लिख लिया। अब इसमें हमसे सबसे पहला पार्ट पूछा एवरेज रेवेन्यू बताओ। तो एवरेज रेवेन्यू को तो हम जानते हैं रेवेन्यू डिवाइडेड बाई एक्स, तो 200 डिवाइडेड बाई एक्स और x अपॉन 5, ये आ गया आपका एवरेज रेवेन्यू। सेकंड पार्ट है आपका, कह रहे मार्जिनल रेवेन्यू बताओ। तो मार्जिनल रेवेन्यू के लिए हमने आपको बताया ही था, r को डिफ्रेंशिएट कर देते हैं किसके रेस्पेक्ट में, तो 200 का तो 0 हो जाएगा और x स्क्वायर का 2x आ जाएगा, 2x अपॉन 5। तो ये आ गया आपका मार्जिनल रेवेन्यू। थर्ड पार्ट में पूछ रहे हैं मार्जिनल रेवेन्यू बताओ जब x बराबर 25 हो। तो 2 इंटू 25 अपॉन 5, 5 5 जा 25 और ये 10 आ गया। तो 10 यहाँ पर 10 निकला, ठीक है। मार्जिनल रेवेन्यू हमने निकाल लिया। अब प्रॉब्लम क्या आती है क्वेश्चन में, उसको हम लोग देखते हैं। अब इसी में एक पार्ट लिखा है कि आप इंटरप्रेट भी करें, इस रिजल्ट को आपको इंटरप्रेट करना है। तो देखिए बहुत ही आसान है, ये बताता है कि x बराबर 25 पर वैल्यू कितनी आई, 10 रुपीज़। इसका मतलब ये हुआ कि 26th यूनिट को प्रोड्यूस करने में 26 यूनिट को सेल करने में, 26वीं यूनिट को सेल करने में जो अर्निंग होगी, जो रेवेन्यू होगा वो 10 रुपये होगा। ये बिल्कुल उसी तरह से होता है जैसे मार्जिनल कॉस्ट के बारे में बताते हैं। तो इट मीन्स दैट रेवेन्यू इज इंक्रीज्ड बाय 10 रुपीज़ इफ एन एडिशनल यूनिट बियॉन्ड 25 इज सोल्ड। तो बियॉन्ड 25 क्या होगा, 25 के बियॉन्ड क्या होगा, आपका 26 होगा। तो यहाँ पर यही बात को लिखना है। इसमें इंटरप्रिटेशन में हमें लिख देना है इट मीन्स दैट रेवेन्यू इज increased by 10 rupees if an additional unit beyond 25 is sold। तो आप इसको ऐसे भी ले सकते हैं कि 26वीं यूनिट के सोल्ड करने पर जो रेवेन्यू जनरेट होगा वो इतना होगा जितना इसमें लिखा हुआ है, मतलब कितना, 10 रुपये। अब इसके फोर्थ पार्ट में देखिए एक विशेष बात लिखी है, क्या कह रहे हैं, द एक्चुअल रेवेन्यू बताइए फ्रॉम द सेल ऑफ 26 यूनिट। जब हमने बताया एक्चुअल की बात हो तब आप इसमें 25 रखेंगे x की जगह और फिर इसमें 26 रखेंगे, और 26 टोटल क्वांटिटी के बेचने पर जो रेवेन्यू आया और 25 टोटल क्वांटिटी के बेचने पे जो रेवेन्यू आया उसको हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमें एक्चुअल में पता चल जाएगा। तो एक्चुअल की चीज़ के लिए हमने आपको पहले बताया कि जो डिफ्रेंशिएशन के थ्रू निकलता है वो एक्चुअली अप्रॉक्सीमेट होता है, वो एक्चुअल नहीं होता है। वो क्या होता है, अप्रॉक्सीमेट, वो चलता है अप्रॉक्सीमेट। तो हम यहाँ पर बात कर लेते हैं। तो आर हम निकाल लें, आर इज इक्वल आर ब्रैकेट में 25, तो आप जानते हैं 225 का स्क्वायर अपॉन में 5, इसको सॉल्व कर लेंगे 325 आ जाएगा और आर 26 रखेंगे। देखिए हम इसके कैलकुलेशन में नहीं जा रहे हैं क्योंकि आप इसके कैलकुलेशन को कैलकुलेटर की मदद से सॉल्व कर सकते हैं। ये निकला, और इन सब की मदद से हम अब निकाल सकते हैं अपना एक्चुअल रेवेन्यू। कॉस्ट बार बार आ रहा है। एक्चुअल रेवेन्यू का हम लोग 26 क्वांटिटी को सोल्ड करने में कितना रेवेन्यू जनरेट हुआ।
तो 335.2 माइनस 325, सिंपली जब इसे सब्ट्रैक्ट कर लेंगे आएगा 10.2। तो एक्चुअल कॉस्ट, एक्चुअल रेवेन्यू तो आया 10 रुपया 20 पैसा। और यहाँ पर आप देख सकते हैं ये क्या दे रखा है, ये अप्रॉक्सीमेट है। तो लेकिन आपने एक चीज़ नोटिस करी होगी, यहाँ पर ये चीज़ जल्दी सॉल्व हो जाती है, यहाँ पर थोड़ा सा टाइम लगता है। तो हम हमेशा कोशिश करते हैं वो मेथड अडॉप्ट करें जिसमें हम जल्दी से सॉल्व कर सकें। तो यही आपका मेथड है जिसको हमने नाम दे दिया मार्जिनल रेवेन्यू। आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर हुआ होगा। क्लियर हो गया है क्वेश्चन बच्चों? सभी को समझ में आया है क्वेश्चन? चलिए, तो ये वास्तव में एवरेज रेवेन्यू, मार्जिन रेवेन्यू, ये पुरानी तरह के हैं बिल्कुल क्वेश्चन, जो कॉस्ट में हमें यूज़ होते थे। बहुत सिंपल सा फार्मूला है, उसे हमें बहुत सिंपल सा डिफरेंशिएशन है, उसे हमें सॉल्व कर लेना है और बड़ी आसानी से ये चीज़ आपके सामने आ जाएगी। आइए इसी में एक और क्वेश्चन हम लेते हैं। चलिए एक और क्वेश्चन लेते हैं। इसमें क्वेश्चन है a firm's demand function is p is equal to 10e की पावर माइनस एक्स डिवाइडेड बाई 400 where p is the price पर यूनिट। पर हमेशा जानते हैं p प्राइस होता है, वो हमेशा कौन सा होता है, पर यूनिट। एंड x इज क्वांटिटी डिमांड। देखिए हम ये मान चलते हैं जो क्वांटिटी डिमांडेड हो रही है वही सोल्ड क्वांटिटी, हम ये मान के चलते हैं। और तो उसमें पूछ रहे हैं फाइंड एट level of output is the marginal revenue जीरो। क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, ध्यान से समझिए। क्वेश्चन में कह रहे हैं कि एक फर्म है जिसका डिमांड फंक्शन ये दे रहा है। तो डिमांड फंक्शन क्या दिया है, p इज इक्वल टू 10 e टू द पावर माइनस एक्स अपॉन 400 वेयर p इज द प्राइस पर यूनिट। p जो है वो प्राइस पर यूनिट हमें पता है, x क्वांटिटी। फाइंड एट द लेवल ऑफ आउटपुट, आउटपुट मतलब x पूछ रहे हैं, इज द मार्जिनल रेवेन्यू जीरो। वो बताइए जिसमें मार्जिनल रेवेन्यू क्या हो जाए, जीरो। मार्जिनल रेवेन्यू जीरो करने का मतलब कि अब एक्स्ट्रा आप बेचेंगे तो कोई रेवेन्यू आपको जनरेट नहीं होगा। ये कॉन्सेप्ट है यहाँ पर कि मार्जिनल रेवेन्यू ज़ीरो, इज़ द मार्जिनल रेवेन्यू ज़ीरो। और ये इकोनॉमिक्स में ग्राफिकली शो किया गया है, तो आप वहाँ पर ग्राफिकल की मदद से समझ सकते हैं। हम यहाँ इसका केवल न्यूमेरिकल पोर्शन टेक ओवर कर रहे हैं। तो P इज इक्वल टू ये दे रखा है, तो हम यहाँ से रेवेन्यू निकाल सकते हैं। रेवेन्यू इज इक्वल टू होता है PX, P की जगह 10 लिखेंगे e टू द पावर x अपॉन 400 और ये पूरा ब्रैकेट में कितना आ जाएगा, x। तो लिख सकते हैं 10x e टू द पावर माइनस x अपॉन 400। ये आपका बन गया रेवेन्यू। दिस इज रेवेन्यू फंक्शन। अब आता है फाइंड एट लेवल ऑफ आउटपुट। तो किस लेवल ऑफ आउटपुट है, ये जो है ये आपका क्या हो, जीरो। तो हम यहाँ लिख देंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। क्या अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, आर इज सॉरी हमें अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन मार्जिनल रेवेन्यू को हमें क्या करना है, जीरो। अभी तो हमने रेवेन्यू निकाला, तो हम सबसे पहले मार्जिनल रेवेन्यू निकाल लें। तो रेवेन्यू को किसके रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करें, एक्स। अब यहाँ पर एक केस बन गया, यहाँ पर देखिए दो फंक्शन है। तो 10 को तो पहले आप बाहर रख लीजिए, पहला फंक्शन वैसे ही रखा, सेकंड फंक्शन का डिफ्रेंशिएशन। अब ये देखिए कंपोजिट फंक्शन है ये, जिसमें हम t मान के सॉल्व करते हैं। तो यहाँ लिखेंगे e की पावर माइनस एक्स अपॉन 400 इंटू जिसे t माना उसे भी डिफ्रेंशिएट करेंगे और वो आएगा
-1/4। ये x नहीं लिखा है बच्चों, ये जो है ये इंटू का साइन है यहाँ, हम यहाँ इंटू इस तरह से लिख देते हैं। पहला हो गया दूसरे का फंक्शन प्लस दूसरा सेकंड फंक्शन उतार लीजिए, और अब पहले का डिफ्रेंशिएशन कर लेंगे। ये हम बहुत विस्तृत रूप में चर्चा करा चुके हैं, ये सब आप जानते हैं, इसलिए हम बार बार इस पर नहीं जाएंगे। बहुत से वीडियोस भी इस पर बने हैं, आप बजा के वहाँ देख सकते हैं। ये हमने कॉमन ले लिया तो ये आ जाएगा -x/400 और प्लस का 1। तो ये आपका बन गया मार्जिनल रेवेन्यू। ये जो हमने निकाला ये कहलाएगा आपका मार्जिनल रेवेन्यू फंक्शन, यहाँ से आपको मिला। अब क्या है विशेषता इसकी, यहाँ पर अब आप चाहो तो 10 से मल्टीप्लाई कर दो, e⁻⁻x/400 जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा x/40 और प्लस का 10, x/40 माइनस में प्लस का 10। तो क्वेश्चन में कह रहा है कि मार्जिनल रेवेन्यू 0 हो उस पर आप x बताइए। तो अब हम इस पूरे को क्या कर देंगे 0, तो हम यहाँ लिखेंगे e−x/400 -x/40 प्लस 10 इक्वल टू 0। क्यों? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो देखिए या तो ये 0 या तो ये 0। अगर हम इस पूरे को 0 रखते हैं तो देखिए क्या फंक्शन सॉल्व होगा। इस पूरे को 0 रखते हैं तो हम यहाँ लिख सकते हैं 1/e⁻x/400 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से तो आपको कुछ नहीं मिलेगा, x की वैल्यू भी नहीं यहाँ से मिलेगी, तो इसका मतलब हमें इसे लेना नहीं है। तो हम क्या लेंगे, किसी दूसरे को लेंगे, इस फंक्शन को लेंगे हम। यहाँ पर देखिए इसकी वैल्यू नहीं निकलेगी, उसका कारण ये है कि जब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये पूरा पूरा 0 के साथ हो जाएगा और वो अनडिफाइंड में चला जाएगा। मैथ की भी कुछ लिमिटेशंस हैं, उन्हीं के अकॉर्डिंग हम इसकी वैल्यू नहीं। अब सेकंड आपका क्या बचा, x/40 प्लस 10 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू -x/40 इज इक्वल टू -10 और x आ गया 400, मतलब 400 मान निकला, 400 आया, जिस पर मार्जिनल रेवेन्यू आपका क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चंस हैं जो मैंने आपको अभी डिस्कस किए, तो ये रिलेटेड हैं रेवेन्यू से संबंधित जो क्वेश्चंस हैं जो मैंने अभी आपको बताए। अब इसमें एक अच्छा सा कॉन्सेप्ट आ जाता है, जब भी कभी हम इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं तो उसमें एक चीज़ हमेशा हम लोग पढ़ते हैं, उस कॉन्सेप्ट का नाम है इलास्टिसिटी। इलास्टिसिटी आप डिमांड पढ़ा होगा आपने, इलास्टिसिटी आप इनकम पढ़ा होगा, अलग अलग तरह से इलास्टिसिटी आपने पढ़ी है। तो इलास्टिसिटी का मतलब क्या है, हम बहुत ज़्यादा डीपली नहीं इसमें जाएंगे, लेकिन हम आपको एक ओवरव्यू दे रहे हैं, ब्रीफ इंट्रोडक्शन। इलास्टिसिटी का मतलब होता है कि एक रेशियो है। इलास्टिसिटी क्या है, सबसे पहले तो एक रेशियो है, रेशियो जिसकी यूनिट नहीं होगी। इसमें हम परसेंटेज चेंज इन डिमांडेड क्वांटिटी, अपॉन लिखेंगे परसेंटेज चेंज इन प्राइस। ये इसका रेशियो होता है। अगर मैं पूछूं इलास्टिसिटी बताइए, इलास्टिसिटी का मतलब हो जाता है, इलास्टिसिटी सिंपली समझें कि एक चीज़ के चेंज में परसेंटेज चेंज इन डिपेंडेंट वेरिएबल टू ए परसेंटेज चेंज इन इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो आप जानते हैं जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल आप जानते हैं प्राइस हमेशा हम चेंज करते हैं, ये इंडिपेंडेंट है, आई इसको ले सकते हैं आई डी वी, और ये वाला आपका है ये डी वी। तो अगर परसेंटेज चेंज, इट इज़ अ रेशियो ऑफ परसेंटेज चेंज इन डिपेंडेंट वेरिएबल टू द परसेंटेज चेंज इन इंडिपेंडेंट वेरिएबल, ये परिभाषा होती है केवल इलास्टिसिटी की। लेकिन अगर कहीं लिखा हो, यहाँ ध्यान रखिएगा, परसेंटेज चेंज आपको लिखना है डीवी और परसेंटेज चेंज ऑफ आई डी वी इंडिपेंडेंट वेरिएबल। अब आपको यहाँ पर एक खास बात है, इलास्टिसिटी ऑफ
अब आता है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। और इलास्टिसिटी का मतलब है यहाँ पर प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का मतलब अगर हम स्टेटमेंट में समझें तो इट इज़ डिफाइंड एज ए रेशियो। ये क्या होता है, ये एक रेशियो होता है, यहाँ पर ईपी लिख देते हैं छोटा सा। इट इज़ डिफाइंड एज ए रेशियो ऑफ परसेंटेज चेंज इन डिमांडेड क्वांटिटी डिवाइडेड बाय इट इज़ ए रेशियो ऑफ परसेंटेज चेंज इन डिमांडेड क्वांटिटी टू परसेंटेज चेंज इन प्राइस। तो यहाँ पर ये फॉर्मूला का बनेगा परसेंटेज चेंज इन डिमांडेड क्वांटिटी डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस। अब आप कहेंगे सर ऊपर भी आपने ये लिखा नीचे भी लिखा, तो देखिए बच्चों ऊपर ई अगर केवल लिखा जाएगा तो आप लिखेंगे परसेंटेज चेंज इन डिपेंडेंट वेरिएबल टू परसेंटेज चेंज इन इंडिपेंडेंट वेरिएबल, ये आप लिखेंगे। लेकिन अगर आपको इलास्टिसिटी ऑफ प्राइस के बारे में पूछा जाए तो इट इज़ अ रेशियो ऑफ परसेंटेज चेंज इन डिमांडेड क्वांटिटी टू परसेंटेज चेंज इन प्राइस के बारे में। तो ये तो आपका एक फार्मूला था, मैथमेटिकल फार्मूला। पहले आज के लगभग 10-12 साल पहले हम जब कैलकुलेशन सॉल्व करते थे इलास्टिसिटी ऑफ प्राइस का तो इसी फार्मूले से सॉल्व करते थे, डेटा दिया। लेकिन जब डिफ्रेंशिएशन को इंट्रोड्यूस किया गया तो इसका फार्मूला बदल गया। इसका फार्मूला आ गया -p/x और dx अपॉन dp, ये आपका फार्मूला। अब देखिए माइनस साइन क्यों लगा, माइनस साइन ये बताता है कि प्राइस और डिमांड में इनवर्स रिलेशन होता है। मतलब अगर प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड कम होगी, या प्राइस घटेगा तो डिमांड बढ़ेगी। मतलब डिमांड ज़्यादा तो प्राइस कम, डिमांड कम तो प्राइस ज़्यादा। मतलब इसका जस्ट इनवर्स रिलेशन होगा। भाई आप सिंपल सी बात जानते हैं कि डिमांड अगर ज़्यादा है और हम उतना प्रोडक्शन नहीं कर पा रहे हैं तो उसका प्राइस क्या कर देंगे, डिमांड को बढ़ाने के लिए प्राइस हम हमेशा एक चीज़ याद रखिए, हम प्राइस को चेंज करेंगे क्योंकि इंडिपेंडेंट क्या है, प्राइस। प्राइस को चेंज करने पर डिमांड में क्या परिवर्तन होगा, तो हम इसको ऐसे लिख देते हैं ये। तो प्राइस हम बढ़ाएंगे तो डिमांड में कमी आएगी, सीधी सी बात। प्राइस घटाएंगे तो डिमांड में बढ़ोतरी होगी। जनरली होता भी है कि प्रोडक्ट में देखिए लिख देते हैं ना 50% फ्री। आप कोलगेट पेस्ट या कोई चीज़ लेने जाइए तो उसमें लिखा होता 30% फ्री, तो उसमें फ्री कर देने से उसी सेम प्राइस पर डिमांड को बढ़ा दिया जाता है। तो आपने ये देखा सिंपली, कुछ अगर नहीं समझ में आया तो केवल इतना समझ लीजिए कि आपको इससे मतलब है, इस फार्मूले से। ठीक है, अब आप जानते हैं कि जो इलास्टिसिटी होती है वो कई तरह की होती है। इसका मान 1 भी होता है, 0 भी होता है, इन्फिनिटी भी होता है। ये सब आप बुक से पढ़ लीजिएगा, ये इसमें नहीं पूछा जाता है, इसमें इसका कोई स्कोप नहीं है। इसमें हमें इसके केवल न्यूमेरिकल्स को जानना है। तो ये कि इलास्टिसिटी ऑफ प्राइस का फार्मूला हमने पढ़ा। अब आता है दूसरा, इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। देखिए प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। दूसरा जो इलास्टिसिटी है प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई का फॉर्मूला सब कुछ वैसे ही है, बस आपको ध्यान ये रखना है कि यहाँ पर जो x है वो सप्लाइड क्वांटिटी और p है प्राइस। तो यहाँ देखिए प्लस आया, प्लस का मतलब p जो है वो x के साथ डायरेक्ट प्रोपोर्शन में है। मतलब सप्लाई बढ़ेगी, अगर सप्लाई बहुत ज़्यादा, अगर देखिए p में ही आप चेंज करेंगे तो इसको हम ऐसे लिखें, p में प्राइस में बढ़ोतरी अगर हो रही है तो सप्लाई आपको बढ़ानी पड़ेगी। या किसी केस में सप्लाई, किसी केस में अगर सप्लाई मान लेते हैं, देखिए सप्लाई बहुत ज़्यादा होती जा रही है। क्यों सप्लाई हम ज़्यादा करेंगे मार्केट में, क्योंकि हमें प्रॉफिट अपना अर्न करना है, हमें प्रॉफिट बढ़ाना है। तो प्राइस और क्वांटिटी सप्लाइड गोज अप एंड डाउन टुगेदर, दोनों एक साथ ऊपर बढ़ते हैं। अगर सप्लाई ज़्यादा है तो हम प्राइस भी ज़्यादा बढ़ा देंगे, क्योंकि जिससे हम अधिक से अधिक प्रॉफिट कमा सकें। सप्लाई कम है तो प्राइस भी हम कम कर देंगे,
जिससे कि सप्लाई कम है तो प्राइस भी हम कम। थोड़ा सा सुनने में और लग रहा है, लेकिन अगर आप इकोनॉमिक्स की बुक को अच्छी तरह से पढ़ेंगे तो वहाँ आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई का। तो इसमें प्लस और इसमें माइनस क्यों लगा? क्योंकि इसमें प्राइस और डिमांडेड में इन्वर्स रिलेशन होता है, जबकि प्राइस और सप्लाई में पॉजिटिव रिलेशन होता है। इसका अगर ग्राफ देखा जाए तो ऐसे जाता है, इसका ग्राफ प्राइस और सप्लाई का, और डिमांड का देखा जाए तो ऐसे जाता है। ये आप देख सकते हैं, आप जानते भी होंगे। एक और आ जाता है यहाँ पर इनकम इलास्टिसिटी, इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ, हाँ सही है, इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। अब यहाँ पर इनकम इलास्टिसिटी आ गई तो यहाँ पर हम लिख देंगे, देखिए कहीं कहीं पर ई लिखा होता है या कहीं कहीं पर ये साइन होता है, तो आप चाहे ई लिखें और चाहे ये साइन यूज़ करें, दोनों एक ही चीज़ को डिफाइन करते हैं। तो यहाँ हमने आई कर दिया, आई मतलब इनकम, तो यहाँ भी आई अपॉन एक्स इंटू डी एक्स अपॉन डी आई। आप जानते हैं इनकम ज़्यादा होगी तो आप चीज़ों को ज़्यादा खरीदेंगे, और इनकम कम होगी तो आप चीज़ों को कम खरीदेंगे। तो इसी में देखिए यहाँ भी दोनों एक साथ ऊपर जाते हैं, दोनों एक साथ नीचे आते हैं, तो आप देख सकते हैं इनकम और इसमें पॉजिटिव रिलेशन है। तो ये चीज़ आपको याद कर लेनी है। कुछ प्रोडक्ट में ऐसा रूल नहीं लगता है, कुछ प्रोडक्ट में ऐसा रूल लगता है। तो आपने पढ़ा होगा नॉर्मल गुड, इन्फीरियर गुड, ये सारी चीज़ें वहाँ पर पढ़ रखी हैं। तो ये आपको 3 फार्मूले याद कर लेने हैं। एक तो ये फार्मूला, दूसरा जो हमने इलास्टिसिटी ऑफ प्राइस का पढ़ाया ये वाला फार्मूला डिमांड का, और एक ये वाला फार्मूला। इन तीनों में एक बस खास बात है कि जब भी कभी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड हो तब आप माइनस लगाएं, और इनकम के केस में और प्राइस और इनकम और सप्लाई के केस में, इन दोनों ही केस में पॉजिटिव रहता है, उसमें कोई चेंजेस नहीं होता है। तो ये क्वेश्चंस होते हैं इसके जो कि थोड़े से अलग होंगे, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड से रिलेटेड, सप्लाई इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड से रिलेटेड। आइए अब इसके कुछ न्यूमेरिकल, कुल मिला के अगर आप कुछ नहीं समझे हैं तो इलास्टिसिटी को समझने के लिए आप बुक से एक बार रीडिंग कर लीजिए, और यहाँ पर आप केवल ये फार्मूला याद कर लीजिए कि फार्मूले की मदद से किस प्रकार हम प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड और दूसरी चीज़ें हम कैसे कैलकुलेट कर पाते। क्वेश्चंस की कोई सीमा नहीं है, क्वेश्चंस अनलिमिटेड हैं, जितने चाहें उतने लगाएं, उतने कम हैं। और एक सेकंड जरा रुकिएगा, क्वेश्चन जरा ढूंढना है कहाँ चलेगा। देखिए जैसे एक क्वेश्चन हमने यहाँ लिया है, वो छोटा सा क्वेश्चन हमने यहाँ पर पहले लिया हुआ है। क्वेश्चन ये है कि सप्लाई फंक्शन, देखिएगा क्वेश्चन, टाइम हो गया है लेकिन एक क्वेश्चन हम यहाँ पर बता देंगे आपको आज। सप्लाई फंक्शन दे रखा है, देखिए सप्लाई फंक्शन दे रखा क्वेश्चन में, सप्लाई फंक्शन दे रखा है x इक्वल टू 2p² प्लस 5। जनरली आप देखते थे p इधर होता था x इधर होता, तो इसका कोई रूल नहीं है, वो किधर भी हो सकता है, x इधर, p इधर, p इधर, x इधर। अब पूछ रहे हैं फाइंड द इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई, बताइए फाइंड इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई, बताइए, ये आपको बताना है। और जब व्हेन p इक्वल टू 3, तो देखिए सप्लाई का फार्मूला ऊपर लिखा हुआ है, हमने ये लिख रखा है, यहाँ पर p होता है, x होता है, और आपका इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई देखिए 2 चीज़ों में आ रहा है, p और x में। आपका ये देखिए किस में लिखा है, p में। इसका मतलब है कि जो आपका फाइनल हो वो p में आना चाहिए, तभी तो हम p की वैल्यू रख पाएंगे। तो अब यहाँ पर हमें ध्यान रखना है
कि सबसे पहले तो हम इसे डिफ्रेंशिएट कर लें। इसे डिफ्रेंशिएट करें तो देखिए यहाँ पर जब हम डिफ्रेंशिएट करेंगे तो dx अपॉन डी, तो ये हो जाएगा 2 और p स्क्वायर का हो जाएगा 2p इंटू, सॉरी 2p, और ये हो जाएगा 0, तो ये आ गया आपका 4p। देखिए इसका डिफ्रेंशिएशन कितना है बच्चों, 4p आ गया। 4p इसका डिफ्रेंशिएशन आया। अब हम जानते हैं कि सप्लाई इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का फॉर्मूला होता है p/x और dx अपॉन dp। तो आप देखिए dx अपॉन dp की जगह तो हम 4p लिख देंगे, लेकिन p/x की जगह क्या लिखेंगे, तो p, चूँकि आपको आंसर किस में चाहिए, आंसर तो पूरा p में चाहिए, क्योंकि p की वैल्यू आपको रखनी है। तो हम क्या करेंगे, इस p को तो वही रखा रहने देंगे, इस x को बदल देंगे। तो x की वैल्यू यहाँ कितनी आई है, 2p स्क्वायर प्लस 5, ये हमने लिख दिया यहाँ पर, ये आपका आ गया x। तो अब हम इसे सॉल्व कर लें तो ये लिखेंगे 4p स्क्वायर अपॉन 2p स्क्वायर प्लस 5, ये आपका आया इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। अब आपको चाहिए इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई, तो आपने निकाल लिया। अब लेकिन वो कह रहा है हमें वैल्यू बताओ p इक्वल टू 3 पर। अब आप समझ गए होंगे कि हमने यहाँ p क्यों निकाला था। p इसलिए निकाला था कि हम जिससे अंत में वैल्यू रख सकें। अगर यहाँ पर देखिए बच्चों, अगर यहाँ पर qx लिखा होता तब इस पूरी इक्वेशन को x में बनाते, लेकिन p लिखा है तो हम इस पूरी इक्वेशन को p में बनाए। तो p इज इक्वल टू 3, तो हमने 4 लिखा, और यहाँ पर 3 का स्क्वायर अपॉन 2, ये हो गया 3 का स्क्वायर प्लस 5, और इसे जब हम पूरा सॉल्व करेंगे तो आएगा 36 अपॉन 23। आई होप ये चीज़ आपको क्लियर हुई होगी। एक क्वेश्चन भी हमने आपको बता दिया इसमें, और प्लस आज हमने काफ़ी चीज़ें डिस्कस की। हमने डिस्कस किया रेवेन्यू पर बेस क्वेश्चंस बताए आपको, और फिर हमने आपको इलास्टिसिटी के फार्मूले बताए, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, इलास्टिसिटी ऑफ प्राइस, इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई, इनकम इलास्टिसिटी, इन सब के बारे में बताया। फिर उस पर एक न्यूमेरिकल भी बताया। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। इसका वीडियो और इसका नोट्स अभी हम कुछ ही समय पश्चात आपको दे देंगे। तो आज हम यहीं पर क्लास को स्टॉप करते हैं। थैंक यू वेरी मच।